हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है और इस क्रम में आज हम लोग आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार सीटेट में पर इन प्रश्नों को पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। आज की क्लास ना सिर्फ सीटेट बल्कि टेट, सुपर टेट, केवीएस, बी एस्टेट और डी ट्रिपल एस भी सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन, आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। यानी कि आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि अध्यापक को आप किस कार्य में नहीं लगा सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन में, जनगणना में, पल्स पोलियो अभियान या फिर इन सभी में। तो आप कहाँ नहीं लगा सकते हैं अध्यापकों को आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार? तो पल्स पोलियो अभियान में। कहाँ पे? पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगा सकते, बल्कि आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है, जनगणना में भी लगाया जा सकता है, लेकिन पल्स पोलियो अभियान में आरटीई एक्ट कहता है कि इसके तहत आप अध्यापकों को पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक किस दायित्व को पूरा करेगा। यानी कि आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि अध्यापक का कौन सा दायित्व है जिसको अध्यापक क्या करेगा? पूरा करेगा। तो देखिए ऑप्शन ए है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम का संचालन, पाठ्यक्रम का निर्माण व संशोधन करना, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार बालक को शिक्षा देना। तो कौन सा सही होगा? देखते हैं, कूट दिया है और कौन सा हमारा कूट सही है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, कौन कौन सा सही होगा कूट? तो देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं हम। देखिए क्या दिया है? ए दिया है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति। तो अध्यापक का यह दायित्व है कि वह विद्यालय में क्या हो? नियमित उपस्थिति लगाए। और पाठ्यक्रम का संचालन भी करना, बिल्कुल अध्यापक जो है क्लासरूम में आएंगे और पाठ्यक्रम को अपने पढ़ाएंगे, संचालित करेंगे। लेकिन क्या है? सी दिया है पाठ्यक्रम का निर्माण व संशोधन। यही जो है काम, यह काम किसका है? तो यह काम जो है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक का यह काम नहीं है कि पाठ्यक्रम में क्या करे? निर्माण करे और संशोधन करे। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार बालक को शिक्षा देना, तो बिल्कुल सही बात है कि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार बालकों को क्या करना? शिक्षा देना। यानी कि कौन कौन सा हमारा सही होगा? तो ए, बी और डी। देखते हैं कहाँ पे है, किस ऑप्शन में ए और बी, डी दिया हुआ है। तो ए, बी, डी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा? सही है, क्योंकि इसमें ए, बी और डी दिया हुआ है। क्या नहीं होगा? तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक ना तो पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा और ना ही उसमें संशोधन करेगा, बल्कि संचालन कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न आज का। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार बालक को टीसी कितने दिन के समय सीमा में दे देनी पड़ती है? यानी कि टीसी क्या होता है? तो देखिए कह रहे हैं 2009 के अनुसार बालक को जो टीसी दिया जाता है वो कितने दिन के अंदर देना चाहिए। यानी कि कितने दिन के अंदर अध्यापक जो है बच्चों को टीसी दे देगा। तो क्या है? 10 दिन है, 14 दिन है, 7 दिन है और 30 दिन है। तो कितने दिन के अंदर टीसी देना अनिवार्य होता है? तो 7 दिन के अंदर जो अध्यापक क्या करेगा? टीसी दे देगा बच्चों को आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न आज का कि शिक्षा किस सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि शिक्षा किस सूची का विषय है यह। तो देखिए 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची, ये सभी। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? तो समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इस पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, इसीलिए इसको कहाँ पर रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है आरटीई 2009 की धारा क्या है? 29A की बात कर रहा है। देखिए आरटीई एक्ट की धारा 2 यानी कि 29 सब क्लॉज ए की बात कर रहा है और इसके अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? यानी कि जो राज्य की शैक्षिक संस्था, शैक्षिक प्राधिकारी संस्था वह कौन सी है? 2009 की धारा 29A की बात कर रही है। तो देखिए NCERT कह रहा है, MHRD आज किसे? MHRD जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, आज क्या हो गया है? यह नाम इसका चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय। हम इसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। CBSE या फिर SIERT या फिर SCERT। तो राज्य के लिए अगर देखा जाए शैक्षिक प्राधिकारी तो कौन सा होता है? SCERT होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
छठा प्रश्न अपना कि छठा प्रश्न कह रहा है कि आरटीई एक्ट 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। यानी कि आरटीई एक्ट को कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है इनमें से कि जो क्या करता है, उसको आधार प्रदान करता है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत तो क्या किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्या किया गया था, तो जो हमारे मूल कर्तव्य थे उनको शामिल किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या किया, समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि ये सुपर टेट में और जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं ये एक्ट पूछ लिए गए हैं। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या होता है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 85 में हुआ और कह रहा है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो आरटीई एक्ट 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य अगर किसी संविधान संशोधन ने किया तो वह कौन सा था, तो वह 86वां संविधान संशोधन 2002 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि आरटीई 2009 में अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात कितना होता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा गया है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक और विद्यार्थी का सामान्य अनुपात कितना होगा, यानी कि कितने शिक्षक पर कितने जो है स्टूडेंट पर जो है कितना शिक्षक चाहिए। ठीक है, तो क्या अनुपात है इसका जानने का प्रयास करते हैं। देखिए 1:30, एक शिक्षक 45 स्टूडेंट, एक शिक्षक 40 स्टूडेंट, एक शिक्षक 32 स्टूडेंट। तो आरटीई एक्ट के अनुसार ध्यान में रख लीजिए कि कितना होगा, तो एक शिक्षक और 40 स्टूडेंट, यही अनुपात है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। यानी कि एक अध्यापक कितने बच्चे रहेंगे, तो 40 बच्चे, यानी कि 40 बच्चों की कक्षा आपके लिए एक अध्यापक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है अपना आरटीई 2009 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के बालक किस श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो बीपीएल परिवार होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके जो है बालक किस श्रेणी में आते हैं आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। तो देखिए असुविधाग्रस्त क्षेत्र के बालक, दुर्बल कमजोर वर्ग के बालक, विशेष श्रेणी के बालक या उपरोक्त सभी। तो किसके अंतर्गत आते हैं, तो दुर्बल या कमजोर वर्ग के बालक होते हैं। कैसे होते हैं, तो दुर्बल या कमजोर वर्ग के बालक होते हैं। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न कि आरटीई एक्ट 2009 में बालक को विद्यालय में प्रवेश देते समय ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा क्या कहलाती है। यानी कि जब विद्यालय में बालकों को प्रवेश दिया जाता है और उस समय जो है परीक्षा ली जाती है, उस प्रवेश परीक्षा को क्या कहते हैं आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। तो देखते हैं कि विहिप क्या होता है, विहिप है, अधिसूचना है, प्रति व्यक्ति शुल्क है या अनुवीक्षण प्रक्रिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुवीक्षण प्रक्रिया। क्या होती है, वह अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाती है। जब इंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुवीक्षण प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न। आरटीई 2009 की धारा 21 के अनुसार, यानी कि आरटीई 2009 धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन की समिति कार्यकारिणी परिषद की बैठक प्रति माह किस दिन होती है, यानी कि किस दिन इसकी जो है कार्यकारिणी परिषद की बैठक होती है। तो देख लेते हैं, पूर्णिमा के दिन, बसंत पंचमी के दिन, सप्तमी या फिर अमावस्या के दिन। तो किस दिन इसकी बैठक होती है, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 21 के अनुसार कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति जो कार्यकारिणी परिषद की बैठक होती है प्रतिमाह होती है। पहली चीज़ तो निर्धारित हो गया, लेकिन किस दिन होती है, तो अमावस्या के दिन होती है। किस दिन होती है, अमावस्या के दिन होती है। यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। आरटीई की धारा 21 में साधारण सभा की 2 बैठकों में अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए। यानी कि आरटीई एक्ट धारा 21 के अनुसार साधारण जो बैठक होती है सभाओं की, और उन 2 बैठकों के बीच कितने माह का अंतर होना चाहिए। तो कितने माह का अंतर होना चाहिए, तो 6 माह का। कितने माह का अंतर हो जाए, 6 माह का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि आरटीई 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ निगेटिव पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, कोई 3 सही होगा लेकिन एक क्या होगा, सही नहीं होगा। देखते हैं, विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं। देखिए आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कह रहा है आरटीई न्याय योग्य व वादी योग्य नहीं है, और बालकों के शिक्षकों अधिकारों का संरक्षण। अब देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा सही नहीं है। ठीक है, 12वें प्रश्न में
तो देखिए एक बार ऑप्शन देखते हैं, फिर हम आएंगे इसके। कह रहे हैं कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए। क्या यह सही है कि विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, भयमुक्त भययुक्त कहा है, सॉरी, भययुक्त है तो बिल्कुल नहीं, भययुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए। यानी कि ये हमारा क्या होगा, सही नहीं होगा। तो यही हमारा क्या होगा, एक पहला तो यही मिल गया, यही जो नहीं होना चाहिए। और कह रहा है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं। क्या प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं दी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि यह भी क्या होगा, सही नहीं होगा। और कह रहा है RTE न्याय योग्य व वाद्य योग्य नहीं, यानी कि फोर्सेबल नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। और बालकों के अधिकारों का संरक्षण करता है, यह भी सही बात है, यानी कि C और D तो बिल्कुल नहीं होंगे। और देखते हैं किस ऑप्शन में A और B दिया हुआ है, तो देखते हैं ऑप्शंस को अपने कहाँ पे A और B दिया है। तो देखिए ऑप्शन पहला ही हमारा क्या है, सही है, A और B, यानी कि विद्यालय का जो वातावरण का भययुक्त नहीं बल्कि भयमुक्त होना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है RTE की धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्यों का आर्थिक अंशदान कितना है। यानी कि RTE की धारा 7 कहती है कि केंद्र और राज्य कितना जो है आर्थिक सहयोग करेंगे, यानी कि केंद्र से कितना आर्थिक सहयोग होगा और राज्य से कितना आर्थिक सहयोग होगा। ये पूछ रहा है कि कितना % राज्य देता है और कितना % केंद्र देता है। तो देखिए RTE की धारा 2007 के अनुसार केंद्र और राज्यों का आर्थिक अंशदान कितना होना चाहिए, तो 50-50 भी नहीं होना चाहिए, 65-30 नहीं होना चाहिए, 70-30 भी नहीं, बल्कि कितना होना चाहिए, कितना है, तो 60-40, यानी कि 60 यानी कि कितना %, 60% जो है केंद्र देगा और 40% क्या करेगा, राज्य देगा। यही अनुपात होगा RTE की धारा 2007 के अनुसार। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि RTE की धारा किस धारा में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था है, यानी कि RTE की किस धारा में, उस धारा का नाम पूछ रहा है कि किस धारा में जो है विद्यालय से पहले शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, धारा 10 है, धारा 11 है, धारा 12 है या फिर धारा 13 है। तो किस धारा में इसकी बात की गई है, तो धारा 11, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। धारा 11 में कहा गया है, RTE की धारा 11 में, कि विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि विद्यालय पूर्व, इस लाइन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था RTE की धारा कहाँ पे, तो 11, धारा 11 में इसकी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री तो C राजगोपालाचारी, KC पंत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या स्मृति ईरानी। तो स्वतंत्र भारत के अगर पहले शिक्षा मंत्री की हम बात करें तो वे कौन थे, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न अपना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन RTE एक्ट 2009 के बारे में सही नहीं है, यानी कि कोई एक कथन जो इनमें दिया है वो है एक कथन जो है RTE एक्ट 2009 के अनुसार सही नहीं होगा। तो देखते हैं कि कौन सा है जो सही नहीं है। तो कह रहा है ऑप्शन ए हमारा कि कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, यानी कि 1 से 5 तक के जो प्राइमरी विद्यालय होंगे वह 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे। बिल्कुल यह बात क्या है, सही है। आगे देखते हैं कि माता पिता की बाध्यता होगी कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें, यानी कि ऑप्शन बी हमारा कह रहा है कि माता पिता की क्या होगी, बाध्यता होगी जो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। आगे देखते हैं सी है कि प्रारंभिक कक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आती है, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय में जो 1 से 8 तक की शिक्षा आती है। और कह रहा है ऑप्शन डी की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षित व दुर्बल वर्ग के लिए है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो इसमें देखते हैं कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार कह रहा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां प्रश्न आज का क्या है। तो 17वां प्रश्न है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक का कार्य नहीं है, यानी कि क्या शिक्षक का कार्य नहीं है, एक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना, यानी कि बालक का जो अधिगम रिकॉर्ड है इसका रखना, शारीरिक व मानसिक दंड का प्रयोग नहीं करना, आगे है SMC का नेतृत्व करना और प्रति सप्ताह 45 कालांश देना। तो देखिए प्रति सप्ताह 45 कालांश यानी कि 45 कालांश देना बिल्कुल सही बात है, 45 घंटे आपको पढ़ाना है।
शारीरिक व मानसिक दंड का प्रयोग आपको नहीं करना है, और बालक के अधिगम का, जो बालक सीख रहा है उसका भी रिकॉर्ड आप रखेंगे। लेकिन ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि एसएमसी का नेतृत्व करना आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक का कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न अपना। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथन का चयन कीजिए, यानी कि जो सत्य कथन है उसका चयन करना है कि कौन सा सही है। तो ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे 45, यानी कि जो है प्रति सप्ताह। यह प्रश्न क्या है, यह प्रश्न जो है सुपर टेट में भी पूछा गया है कि शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटा कितना होना चाहिए, 45 घंटे होने चाहिए। सही बात है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए, तो प्राथमिक के लिए कितना, 30 और 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 आयु समूह, यानी कि 6 से 14 वर्ष के लिए है। बिल्कुल सही बात है। आरटीई एक्ट में किसने समूह के 6 से 14 वर्ष के लिए बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। और अगर संशोधन अधिनियम की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, और इसी में यह बात की गई है, या फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या करता है, आरटीई एक्ट 2009 को आधार प्रदान करता है। ऐसा प्रश्न हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। अब देखते हैं कि ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कौन कौन से हमारे सही है। प्रश्न को एक बार और देखते हैं कि कह रहा है सत्य कथन का चयन करना है, तो इनमें तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन कूट दिया है, कूट का हमको चयन करना है। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे कथन सही होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, यानी कि ए, बी और सी सही है, यानी कि तीनों क्या हैं, सही हैं। देखिए तीनों हमारे सही स्टेटमेंट कि शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटा कितना होना चाहिए, 45 घंटे होने चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात कितना होना चाहिए, तो 30 क्या है, 30 अनुपात 1 का होना चाहिए। और आरटीई 2009 के अनुसार आयु समूह कितना होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है आरटीई एक्ट 2009। अब देखते हैं 19वां प्रश्न आज का। आरटीई 2009 में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें उसका चयन करना है। तो देखते हैं, आरटीई एक्ट 2009 विकलांग बालकों के लिए 18 वर्ष तक लागू है, यानी कि जो विकलांग बालक हैं उनके लिए आरटीई एक्ट 2009 कितने वर्ष के लिए, तो 18 वर्ष के लिए लागू है। बिल्कुल सही बात है। और कह रहा ऑप्शन बी है कि यानी कि डिटेंशन नीति, नो डिटेंशन नीति 10 जनवरी 2019 को आई, ये भी सही है। ऑप्शन सी क्या है कि 1 से 5 वर्ष से ऊपर 150 से अधिक बच्चों पर अनुपात 61 होगा, यानी कि 1 से 5 से ऊपर या फिर 150 से अधिक बच्चे होंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 61 का हो जाएगा। और देखते हैं डी क्या है, तो डी दिया है इसका भाग 17 बच्चों के दंड से रक्षा करता है, यानी कि कह रहा है आरटीई एक्ट भाग 17 बच्चों का क्या करता है, दंड से रक्षा करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, इसमें देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही नहीं है, एक सही नहीं है, 3 सही हैं। तो इसमें देखिए सी क्या है, सी हमारा क्या होगा, सही नहीं होगा, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है, यह गलत दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन ए हमारा सही है कि आरटीई एक्ट 2009 विकलांग बालकों के लिए कितने वर्ष तक, 18 वर्ष तक लागू है। नो डिटेंशन नीति 10 जनवरी 2019 को आई, और इसका भाग जो है आरटीई एक्ट 2009 का भाग 17 बच्चों को क्या करता है, बच्चों की दंड से रक्षा करता है, यानी कि शिक्षक विद्यार्थियों को दंड नहीं दे सकता है। ठीक है, किस उसके धारा के अनुसार, तो धारा 17 आरटीई एक्ट का धारा 17 इसकी बात करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 20 कि यदि कोई विद्यालय बच्चे के प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि कोई विद्यालय है और बच्चे के प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क ले रहा है, तो उसके लिए, उस विद्यालय के लिए आरटीई एक्ट 2009 में दंड का क्या प्रावधान किया गया कि कितनी साल की सजा और कितना जुर्माना लगेगा। तो देखते हैं कि कह रहा है प्रति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड और 1 साल का कारावास, या प्रति शुल्क के 20 गुना तक दंड और अर्थदंड और कितने साल का कारावास, 1 साल का कारावास। प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, या फिर डी है प्रति व्यक्ति शुल्क के 5 गुना तक अर्थदंड और 1 साल का कारावास। तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा इसमें, देखते हैं इसको कि 20वें प्रश्न में हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो 20वें में ऑप्शन सी को देखिए, यही हमारा क्या होगा, सही होगा कि प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक आपको अर्थदंड देना पड़ेगा। अगर आपने एक बच्चे से 100 रुपया लिया है तो आपको इसका
10 गुना क्या करना पड़ेगा, अर्थदंड देना पड़ेगा विद्यालय को। समझ रहे हैं, यानी कि अगर आपने 100 रुपये लिया है तो आपको इसका 10 गुना देना पड़ेगा। यही क्या होगा, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कैपिटेशन शुल्क अगर बच्चों से आप ले रहे हैं तो विद्यालयों के ऊपर यह दंड दिया जाएगा कि प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक आपको अर्थदंड देना होगा। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार सही नहीं है। प्रश्न को सही से देखिएगा कि सही नहीं पूछा है, तो नहीं देखते हैं कौन सा सही नहीं है। 21वें में धारा 3 यानी कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 3 में अनिवार्य का तात्पर्य सरकार प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। दूसरा ऑप्शन है कि कक्षा 9 से 8 में 80 से ऊपर बच्चों पर पूर्णकालिक प्राधान्याध्यापक होंगे। ऑप्शन सी देखते हैं, इसके अनुसार कक्ष अधिक समजातीय है। या फिर डी है कि अध्यापक का दायित्व प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना है। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो देखते हैं कि कौन सा सही नहीं पूछा है, यानी कि 3 सही है और एक जो है क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, गलत है कि कक्षा 6 से 8 में 80 से ऊपर अगर बच्चे होंगे तो उसके लिए क्या, पूर्णकालिक प्राधान्याध्यापक की बात, यही हमारी क्या है, गलत है। और यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। आरटीई 2011 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा एक सही नहीं है, तो देख लेते हैं 22वें प्रश्न को। प्राथमिक विद्यालय शब्दावली यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय है। इसमें 10 भाग और 29 नियम हैं। ऑप्शन सी है कि भाग 3 का संबंध विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्व से संबंधित है। और डी है कि नियम 19 का संबंध अध्यापकों के वेतन भत्ते, सेवा के निबंधन और शर्तों से हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, भाग 3 का संबंध विद्यालय और अध्यापकों के दायित्व से संबंधित है, यही क्या है, सही नहीं है। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न आज का अपना। 23वां प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। यानी कि आरटीई एक्ट 2009 के भाग 28 क्या कहता है कि शिक्षक जो है निजी ट्यूशन नहीं देंगे, यानी कि जो है कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं। बी क्या है, इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। ऑप्शन सी हमारा कहता है कि इसका भाग 12 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी है, इसके भाग 14 में प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति का प्रावधान है। तो इसमें से कौन सा एक जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि इसके भाग 12 में प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण के निषेध की बात नहीं की गई है। बाकी ऊपर की तीनों बातें सही हैं। देखिए कि जैसे कह रहा भाग 28 क्या है, तो भाग 28 कहता है कि शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। भाग 21 कहता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का इसमें प्रावधान किया गया है। और भाग 14 क्या है कि इसमें प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों से संबंधित जानकारी की बात की गई है। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न अपना। 24वां प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 25, अब धारा 25 की बात पूछ रहा है कि धारा 25 में क्या दिया गया है। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 25 में क्या बात की गई है, तो ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई है, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति की बात की गई है, या छात्र शिक्षक अनुपात, या फिर विद्यालय विकास योजना। तो आरटीई एक्ट 2009 की धारा 25 किसकी बात करता है, ऑप्शन सी यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात की बात करता है। कितना होना चाहिए, 140 होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं 25वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है यह कि बालकों के आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगा। यानी कि कौन जो है इनमें से कौन सी संस्था है जो अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानक को क्या करेगा, विकसित और उनको लागू करेगा। तो देखते हैं ऑप्शंस, यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार। तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार जो बालकों के आरटीई एक्ट 9 के अनुसार इनमें से अध्यापकों के प्रशिक्षण और मानक को विकसित और लागू करने का अगर किसी को अधिकार है तो वह कौन सा है, केंद्र सरकार है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यह थे प्रश्न किससे, आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर बार सीटेट में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो
क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।